सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 140। पहला प्रश्न। एक जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि ए. इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है, बी. यह ऊष्मा का सुचालक है, सी. इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, डी. यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। इस प्रश्न का उत्तर है ए. जल की प्रकृति द्विध्रुवीय पोलर होने के कारण यह अधिक पदार्थों को घोल सकता है। जल के अणु में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक ध्रुव होता है, जिससे यह विभिन्न आयन और ध्रुवीय यौगिकों को आकर्षित और घोलने में सक्षम होता है। इसका यह गुण इसे उत्कृष्ट विलायक बनाता है, जो अन्य पदार्थों को आसानी से घोलता है। उदाहरण के लिए, लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, NaCl जल में अच्छे से घुल जाते हैं क्योंकि जल के अणु उनके आयनों से आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न। 2. सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां LED बत्तियों से किस तरह भिन्न हैं? एक सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु LED बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। 2. सड़क की बत्तियों के रूप में LED बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। 3. सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एकवर्णी होता है, जबकि LED बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 3, बी. केवल 2, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। सोडियम बत्तियां 360 डिग्री में प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जबकि LED बत्तियां प्रकाश को एक सीमित दिशा में उत्पन्न करती हैं, जिससे ये अधिक ऊर्जा कुशल होती हैं। LED बत्तियां की उपयोगिता अवधि सोडियम बत्तियों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। सोडियम बत्तियां का प्रकाश स्पेक्ट्रम एकवर्णी मोनोक्रोमैटिक होता है, जो कि पीला रंग उत्पन्न करता है, जबकि LED बत्तियां विभिन्न रंगों में प्रकाश उत्पन्न करती हैं और सड़क की दृश्यता में सुधार करती हैं, जिससे तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न। 3. AS2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ए. आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों में पुनः स्थापित इंट्रोड्यूस्ड जीन, बी. भारत के निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास, सी. वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर, डी. विषाणुजनित रोगों का प्रसार। इस प्रश्न का उत्तर है डी. AS2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 एक रिसेप्टर प्रोटीन है जो मानव शरीर की कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। यह विशेष रूप से कोरोना वायरस जैसे SARS-CoV-2 विषाणु के लिए एक प्रवेश द्वार का कार्य करता है, जिससे वायरस शरीर में प्रवेश करता है और संक्रमण फैलता है। AS2 रिसेप्टर का उपयोग SARS-CoV-2 के शरीर में प्रवेश करने के लिए होता है और यह कोविड-19 के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए AS2 का उल्लेख विषाणुजनित रोगों के प्रसार के संदर्भ में किया जाता है। अगला प्रश्न। 4. बिस्फेनॉल BPA जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? ए. निम्न घनत्व वाले पॉलीएथिलीन, बी. पॉलीकार्बोनेट, सी. पॉलीएथिलीन टेरेफ्थिलेट, डी. पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस प्रश्न का उत्तर है बी. बिस्फेनॉल BPA एक रासायनिक यौगिक है जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के उत्पादन में एक मुख्य घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मजबूत, पारदर्शी और गर्मी प्रतिरोधी होते हैं और इन्हें आमतौर पर जल बोतलों, खाद्य पैकेजिंग और अन्य घरेलू सामानों में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि BPA के स्वास्थ्य पर संभावित हानिकारक प्रभावों के कारण इसे लेकर चिंता व्यक्त की जाती है, खासकर जब यह प्लास्टिक से भोजन या पेय में रिस करा जाता है। अन्य विकल्पों जैसे पॉलीएथिलीन, PVC या PET में BPA नहीं होता। अगला प्रश्न।
5 निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? ए. खाद्य परिरक्षक। बी. फल पकाने वाले पदार्थ। सी. पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र। डी. प्रसाधन सामग्री। इस प्रश्न का उत्तर है डी. ट्राइक्लोसन एक एंटीबैक्टीरियल रसायन है जो मुख्य रूप से प्रसाधन सामग्री जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट और अन्य व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में पाया जाता है। यह रसायन बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने को हानिकारक माना जाता है, क्योंकि यह हार्मोनल असंतुलन, प्रतिरोधक क्षमता में कमी और पर्यावरणीय प्रभाव डाल सकता है। इसके अतिरिक्त ट्राइक्लोसन को खाद्य परिरक्षकों या फल पकाने वाले पदार्थों में आमतौर पर नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न 6 खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। बी. तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। सी. प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। डी. प्रकाश की गति, स्पीड, सदैव एकसमान होती है। इस प्रश्न का उत्तर है डी. खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्षों में मापी जाती हैं क्योंकि प्रकाश की गति 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड हमेशा एकसमान होती है, जिससे हम अंतरिक्ष में किसी वस्तु से प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। चूंकि प्रकाश की गति स्थिर है, इसे खगोलीय दूरियां मापने के लिए एक व्यावहारिक और प्रभावी उपाय माना जाता है। अन्य विकल्प जैसे गुरुत्व या सीधी रेखा यात्रा इससे संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न 7 हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? एक. जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। 2. भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी. एक ब्रिटिश संसद सर्वोपरि सुप्रीम है और उसकी विधि निर्माण की शक्ति असीमित है, जबकि भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति संविधान द्वारा परिसीमित है। भारतीय संसद को संविधान द्वारा निर्धारित दायरे में ही कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। 2. भारत में यदि किसी संसद के अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता पर सवाल उठता है, तो यह मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाता है, जो उस संशोधन की संवैधानिकता पर निर्णय करता है। इसलिए दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न 8 संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक. एन. गोपालास्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। 2. प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी. एक. एन. गोपालास्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने और उन्हें लागू करने के लिए एक मंत्री और एक सचिव को विशेष रूप से नामित किया जाना चाहिए, ताकि सुधारों को सही दिशा में लागू किया जा सके। 2. प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार में रखा गया। यह विभाग प्रशासनिक सुधारों और सरकारी कर्मचारियों के मामलों के लिए जिम्मेदार है। इसलिए दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न
9 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? ए. अनुच्छेद 15, बी. अनुच्छेद 19, सी. अनुच्छेद 21, डी. अनुच्छेद 29। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें निजता का अधिकार भी समाहित किया गया है। 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में निजता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी और जीवन के व्यक्तिगत पहलुओं की सुरक्षा का अधिकार है। यह निर्णय भारत में निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने और इसकी कानूनी स्वीकृति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। 2. 1991 में लोकसभा चुनाव में श्री देवी लाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। 3. वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 3, डी. 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। पहला कथन गलत है, क्योंकि भारत में लोकसभा चुनावों में एक प्रत्याशी को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति है, लेकिन 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने की कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा कथन सही है। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवी लाल ने 3 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था और वह इन तीनों में से 2 क्षेत्रों से विजयी रहे थे। तीसरा कथन गलत है। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी कई क्षेत्रों से जीतता है और एक सीट छोड़ता है, तो पार्टी को उपचुनाव का खर्च नहीं उठाना होता।